अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ उज़मा जॉब वाली और आज मेरे साथ ताहिर महमूद साहब हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आप जो है एज अ टीम लीड काम कर रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। सो आज आपसे थोड़ा सा आपके बारे में पूछेंगे कि किस तरह से आपने अपना कैरियर स्टार्ट किया और आपका क्या बैकग्राउंड है। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप काइंडली अपना इंट्रोडक्शन करवा दें मेरी ऑडियंस को और बताइए कि आपने कहाँ से एजुकेशन हासिल की, कहाँ से बिलोंग करते हैं एक्चुअली, और अभी कहाँ काम कर रहे हैं, और कैसे आप एज अ टीम लीड जो है वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में आपकी क्या जर्नी है, उसके बारे में बताइए। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया उज़्मा, मुझे लाइव लेने का और ये मौका फराहम करने का। मेरा नाम ताहिर महमूद है और मैं बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है, लेकिन बाय प्रोफेशन मैं ऑयल एंड गैस में हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट और ड्रिलिंग ऑपरेशंस देखता हूँ। और मेरी पास्ट जॉब जो है वो ड्रिलिंग एनवायरनमेंट में ही रही है लास्ट 13 इयर्स ऑलमोस्ट। तो इस वक्त मैं इराक में हूँ। इराक में डैचिंग पेट्रोलियम के नाम से एक कंपनी है और ये चाइना की स्टेट ओन्ड कंपनी है। और इस वक्त मैं करंटली रुमेला ऑयल फील्ड में हूँ। रुमेला ऑयल फील्ड वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस की फील्ड है और हमारा क्लाइंट ब्रिटिश पेट्रोलियम है। और यहाँ हमारी 7 रिग्स इस वक्त हैं, जिन 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 पर जितने डिप्यूटेड हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैं उनका टीम लीड हूँ। और अगर मैं जर्नी की बात करूं तो इवन व्हेन आई अप्लाइड फॉर यूएस वीजा, तो वो इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा कि जी आपकी डिग्री मैच नहीं करती आपके एक्सपीरियंस से। तो ये एक रहा है मामला कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीई किया। 2012 में मैं पास आउट हुआ और उसके बाद जॉब नहीं मिल रही थी फील्ड में। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा ओवर सैचुरेटेड थी और मैंने फिर निबॉश किया। निबॉश जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी की एक सर्टिफिकेशन का नाम है और निबॉश इंस्टीट्यूट है बेसिकली नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी यूके। तो मैंने लेवल 3 का एक सर्टिफिकेट कोर्स किया, उसको आईजीसी कहते हैं, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट। और वो मैंने कर लिया तो उसके बाद फिर मुझे रिग ड्रिलिंग रिग के ऊपर चांस मिला एज अ एचएससी एग्जीक्यूटिव काम करने का। तो जॉब नहीं थी कोई और कुछ और आता भी नहीं था खास। तो यही पढ़कर और फिर मैं सेफ्टी की फील्ड में ऑयल एंड गैस में आ गया और कुछ अर्सा मैंने काम किया, कोई ऑलमोस्ट 5-6 महीने। और फिर एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी गुड लक थी कि उसी कंपनी के अंदर एचएससी मैनेजर की पोजीशन थी एंड दे प्रमोटेड मी एज एचएससी मैनेजर आफ्टर 6 मंथ्स। और मैं एचएससी मैनेजर बन गया वहां पर। और उसके बाद फिर हमारा क्लाइंट था यूईपी। ये ब्रिटिश पेट्रोलियम पाकिस्तान में अपने एसेट सेल करके गई है, तो वो यूईपी ने एक्वायर किए थे। तो मैं यूईपी में एज एचएससी एडवाइजर इंडक्ट हुआ और 3-4 साल मैंने एज एचएससी एडवाइजर यूईपी में काम किया। और उसके बाद मुझे चांस मिला पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड पीपीएल में एज अ नाइट कंपनी मैन काम करने का। ये एक टेक्निकल पोजीशन है। अगेन इसका कोई लेना देना नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स से और इसका कोई लेना देना नहीं है हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट से। तो दैट वाज अ चैलेंज और वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने रहम किया। मुझे काम शुरू में थोड़े से मसाइल थे और 4-5 साल मैंने तकरीबन वो एज अ नाइट कंपनी मैन जॉब की। और देन फिर उसके बाद मैं एक जोंगमैन पेट्रोलियम के नाम से एक ऑयल एंड गैस की फर्म है जो पाकिस्तान उस वक्त आई बैक इन 2017। तो मैंने जी पैक को ज्वाइन किया एज अ ऑपरेशन मैनेजर फॉर देयर ऑपरेशंस और उनके साथ मैंने 5 साल काम किया। और उसके बाद मैंने ये दैचिंग पेट्रोलियम ज्वाइन किया एज एचएससी टीम लीड। तो ये तो सारे वो काम हैं जो मैंने बताए मैंने किए हैं। इसके साथ साथ कुछ और काम है जो मैं एज अ साइड बिजनेस करता रहा। और वो मेरा साइड बिजनेस मेरी जॉब से बहुत बड़ा था अल्हम्दुलिल्लाह।
और मैं ज्यादा टाइम भी उस साइड बिजनेस में ही देता था। तो वो मैंने 2017 में कैटरिंग का काम किया, इंडस्ट्रियल कैटरिंग का। तो एज ए इंडस्ट्रियल कैटरर वी वर प्रोवाइडिंग सर्विसेज in oil and gas sector of Pakistan to multinational companies like UEP, like ZPAC, like PPL, like ENI, and many other companies. So I was having around 110 people. They were on our payroll. हमारी कंपनी का ये वॉल्यूम था और हमारा एनुअल टर्नओवर अराउंड 500 मिलियन PKR था। तो beside this, I was doing my job. So the job was not, मैंने जैसे बताया आपको कि वो मेरा साइड बिजनेस मेरी जॉब से बड़ा था, लेकिन फॉर सम गुड रीजन मैं नहीं छोड़ना चाहता था अपनी जॉब और मैं इस बिजनेस को भी साथ में मैनेज कर रहा था। फिर लेट 2018 में आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ मैन पावर सप्लायर इन ऑयल एंड गैस सेक्टर इन पाकिस्तान एंड उसमें हमारे पास कोई तकरीबन 65 एम्प्लॉइज थे और हमने जी पैक की एक 3000 हार्स पावर की रिग थी, वहां हमने मैन पावर सप्लाई की। और उसके बाद फिर हम कैटरिंग हमने अराउंड 2021 में हमने सारे ऑपरेशन शट डाउन कर दिए क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइक हुई और जितने कंज्यूमेबल्स थे या कमोडिटीज थी स्पेशली, अब आप तो घर पर होती हैं तो आपको अंदाजा होगा कि आज आटे का क्या भाव है और चने का क्या भाव है और ऑयल का क्या रेट है और 2016 में क्या था और 2017 में क्या था। तो वो एक तूफान बदतमीजी जब बर्पा हुआ हाइक्स का और ये प्राइसेस एकदम से सर्ज हुई, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट थे फॉर द प्रोविजन ऑफ फूड एंड लाइफ सपोर्ट सर्विसेज ऑन द साइट्स और वो डेली के हिसाब से थे। लाइक वी वर गेटिंग लेट्स से $20 फॉर ईच पर्सन पर डे। अब ये तब तो $20 वॉज फिजिबल जब आटा 40 रुपए किलो था या 25 रुपए किलो था, और जब वो आटा ही 100 क्रॉस कर गया तो फिर हमारे पास जितने कंज्यूमेबल्स थे उनकी प्राइसेस बढ़ गई, अखराजात बढ़ गए, तो सैलरीज बढ़ गई। तो फिर हमने एक 2020 और 2021 में हमने काफी लॉस किया उस कैटरिंग में और फिर हमने सोचा कि यार ठीक है, अब हम फर्दर लॉस करने से बेहतर है इसको हम बंद करें। कुछ अर्सा गैप आया बीच में, साल तकरीबन, और मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बड़ा गोल्डन टाइम था। मुझे अपनी फैमिली अपने घर वालों के साथ टाइम गुजारने का बहुत अच्छा मौका मिला, फारिग रहने का मौका मिला, और जो मेरा सबसे बड़ा वो था कि सोने का मौका मिला बहुत ज्यादा। तो ये जो इसमें भी एक मैसेज है, समटाइम्स हम कोई चीज लूज कर जाते हैं, ये हमें छोड़नी पड़ती है। तो मैं अपने लड़कों को कहता हूं कि यार तुम्हें पता है ये टाइम तुम्हें जिंदगी में दोबारा नहीं मिलना। ओके, यू आर लूजिंग योर जॉब और मे बी यू आर फायर्ड और मे बी योर प्रोजेक्ट इज शट डाउन एंड नाउ यू आर वरीड के यार जॉब का क्या होगा। तो मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि बच्चे, मैं शुरू में जब मैं नया नया ग्रेजुएट हुआ तो बहुत परेशान होता था, ये क्या होगा वो क्या होगा, पैसे कैसे आएंगे, जॉब कैसे होगी। तो कहते थे बच्चे, तुम्हारा जब तक रिस्क पूरा नहीं होगा तुम्हारी मौत नहीं आएगी। तो अगर तुमने मरना है ना, मौत हर वक्त पीछे पीछे है तुम्हारे, और अगर तुमने मरना है ना तो सबसे पहले तो कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स होंगे कि जो तुम्हारे हिस्से का रिस्क है वो तुम्हें मिले, तो इससे परेशान नहीं होना। तो वो बातें नहीं समझ आती थी उस वक्त, अब आती हैं और अब आई हैं। अब तो जो पिछला टाइम गुजरा है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफी लर्निंग हुई है। तो मैं बता रहा था कि एक साल जो मुझे फ्री का मिला वो बड़ा अच्छा मैंने स्पेंड किया, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने हमें इराक के अंदर काम दिया, और बेसिकली मैं इराक में भी हूं। तो यहाँ मेरी कंपनी पूरा का पूरा HSE डिपार्टमेंट देख रही है डैचिंग पेट्रोलियम का। उन्होंने आउटसोर्स किया अपना डिपार्टमेंट और हमने वो कॉन्ट्रैक्ट विन किया फॉर द प्रोविजन ऑफ मैन पावर फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव्स, और हमने इनको ऑलमोस्ट कोई 47 के करीब का स्टाफ दिया है। वी आर मैनेजिंग देयर पेरोल, हायरिंग, फायरिंग, एंड वी आर वर्किंग एज अ ह्यूमन रिसोर्स एंड रिक्रूटमेंट कंपनी फॉर दाचिंग पेट्रोलियम। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पोजीशन थी HSE टीम लीड की। तो चूंकि मैंने पास्ट में HSE का काम किया और बहुत अच्छा काम किया, मुझे अच्छा एक्सपोजर था, तो इंस्टेड हायरिंग समवन एल्स
मैं इस HSC टीम लीड की पोजीशन पे खुद आ गया फॉर सम गुड रीजंस, कि यहां से बैठकर जितनी टीम मैनेजमेंट है, रिसोर्सेज की मोबिलाइजेशन है, इनिशियली चूंकि नया नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, काफी कम्युनिकेशन गैप होता है, तो आई वांटेड टू सिट हियर, डायरेक्टली कम्युनिकेट टू क्लाइंट, एंड फॉर दिस रीजन मैं इस रोल में आया। तो बाकी मैं हूँ मानसेरा से आगे एक गढ़ी हबीबुल्ला जगह है, मैं रहा कभी नहीं हूँ वहां, और कभी कोई शादी होती है या इस तरह का इवेंट होता है तो जाना पड़ता है। और मेरे फादर जो है वो मेरी बर्थ से पहले ही वो कराची आ गए थे, तो मेरा ब्रॉटअप एजुकेशन तमाम चीजें कराची की। और बस ये मेरा काफी डिटेल इंट्रोडक्शन जो मैं समझता था वो मैंने आपको बता दिया। जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छा अपना जो है डिटेल में सब बताया जर्नी का। मैं वैसे क्वेश्चन तो कुछ और पूछने लगी थी, लेकिन आपकी बातों से जो है वो मुझे एक क्वेश्चन अभी जहन में आया, जिसको मैं काफी दिन से जो है वो सोच रही थी, और कल से बड़ा ये क्वेश्चन मुझे तंग भी कर रहा था कि कुछ जो है न्यूज में मैंने कल सुना कि कुछ जो है वो लोग हैं जो कि फाइनेंशियल डिप्रेशन की वजह से जो है कुछ उनको कार्डियक अटैक्स हुए, या कुछ जो है खुद से किसी ने सुसाइड भी कर ली, या इतना ज्यादा डिप्रेशन लिया कि उनको जो है वो उनकी इनकी डेथ तक वो पहुंच गए। तो जैसे कि आपने बताया कि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है, और आपने भी ये डिप्रेशन और स्ट्रेस का एक पीरियड होगा जो कि फेस किया होगा डेफिनेटली। तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे कि जो अभी इस टाइम उनके उनको और कोई ऑप्शन नहीं नजर आती, वो समझते हैं कि बस अब अगर हम यानी फाइनेंशियली कभी दोबारा से उठ ही नहीं सकते हैं। तो आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि आप पे भी ये टाइम गुजरा था, एंड आपने उस टाइम पे अपने घर वालों को टाइम दिया, आप उस टाइम पे भी रिलैक्स रहे, अपनी स्किल्स को मजीद और इम्प्रूव किया होगा, या आपने मजीद कोशिशें की होंगी कि कहीं और से मुझे कोई अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। तो ये हम जो है वो एकदम से जो है वो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं और उस टाइम को यूटिलाइज नहीं करते अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने इस टाइम को कैसे स्पेंड किया था, और आप बाकी सबको क्या कहेंगे कि जो इस टाइम ये वाला जो फेज है उसको बियर कर रहे हैं, फाइनेंशियल डिप्रेशन को, तो कैसे जो है वो वापस उठ सकते हैं, और कैसे अपने यानी अपनी स्किल्स को मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। मैं इस सवाल के कुछ टुकड़े करके और उन टुकड़ों पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज कि मैंने अपना टाइम कैसे गुजारा, वो एक हार्ड टाइम था, बहुत ज्यादा मेहनत की, और इवेंचुअली एकदम से जो भी हुआ वो सब बंद हो गया। और ह्यूमनली मैं बता दूं कि मैं अब भी सोचता हूं कि वो जो कैटरिंग कंपनी मैंने स्टैब्लिश की, अब अगर मैं दोबारा पैदा होकर आऊं और मुझे दोबारा चांस मिले तो शायद मैं उतनी मेहनत ना कर पाऊं। और वो एक एक आइडियल टाइम था जब अल्लाह ताला की मदद साथ थी, चीजें ऑटोमेटिकली आपके ही फेवर में जा रही थी, हो रही थी, एंड यू ट्राई टू बिग अप, मेक अ वेरी बिग सेटअप, और उसको अल्हम्दुलिल्लाह चलाया आपने। तो जब वो खत्म हुआ तो मैंने राइट लेफ्ट जाने के बजाय ना अल्लाह ताला से अपना एक कनेक्शन बनाया, और वो अपनी सारी परेशानियां, अपने सारे आने वाले वसवसे और ख्यालात, वो मैंने अल्लाह ताला से शेयर किए और रिक्वेस्ट की, और बेतहाशा रिक्वेस्ट की। तो मैंने तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इसको इस तरीके से दिया। अच्छा, अब दूसरी चीज जो आपने कही कि लोग आजकल बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं। यस, दे आर डिप्रेस्ड। अब वो क्यों डिप्रेस हैं? क्या उन्हें क्लब्स जाना है, पब्स जाना है, बार जाना है, शराब पीनी है? नहीं, वो डिप्रेस हैं आटे के लिए, वो डिप्रेस हैं दाल के लिए, वो डिप्रेस हैं इलाज के लिए, वो डिप्रेस हैं बहुत बुनियादी जरूरियात के लिए। दो चीजें हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिकल जो अभी के हालात हैं तो उनकी वजह से ये हुआ। दो चीजें हैं, एक तो सन 2000 के बाद से जो तूफान बदतमीजी आया है टेक्नोलॉजी का, मैस प्रोडक्शन का, और लोगों को की का लग्जरी को अडॉप्ट करने का, वो एक, मतलब आपको मैं बताऊं कि मैं एक साहब के साथ मैं जॉब करता था, वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, और वो मैकेनिकल इंजीनियर थे मेरे ख्याल में 1970s के, वो ग्रेजुएट थे, सादिक साहब उनका नाम।
तो सादिक साहब बताते थे कि ताहिर तुम्हें पता है, मैं जब यूनिवर्सिटी जाता था तो मैं तकरीबन 5 से 7 मील रोजाना पैदल चल के जाता था, और मेरे पास जूते थे, वो जूते मैं हाथ में उठाकर पैदल जाता था। मैं यूनिवर्सिटी के गेट पे पहुंच के वो जूते पहनता था, मैं अंदर जाकर अपनी क्लासेस अटेंड करता था। मैं जब निकलता था वहां से तो दोबारा जूते उतार के अपने हाथ में पकड़ता था, और फिर मैं घर पैर नंगे जाता था। ठीक है। अब मास प्रोडक्शन ने क्या किया है? मास प्रोडक्शन ने ये किया है कि मुझे 5 जूते चाहिए साल में, या 4 जूते चाहिए, और मेरे बच्चों को इससे ज्यादा चाहिए। मैंने कपड़े चेंज करने और बेतहाशा, पहले क्या होता था, मतलब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है, पेवंद लगाना और ये सारी चीजें, ये तो एक इस्लाफ से ये चीज चलती हुई आई ना। अब क्या हुआ, एकदम से जितनी मास प्रोडक्शन हुई उसने ये एक दूसरे की देखा देखी, और जितना मीडिया आया उसने हमारी जरूरतें बेतहाशा बढ़ा दी। तो एक तो ये भी इम्पैक्ट है। फिर हमारे बड़े कहते हैं कि मैं लेट 80s 90 से पहले का कुछ, मैं बॉर्न हूं तो मुझे तो ज्यादा मैंने बड़ों से ही सुना है। तो वो बड़े कहते हैं कि पहले इलाके के डीएसपी के घर पे मुर्गी का अंडा बनता था सुबह के नाश्ते में। मास प्रोडक्शन हुई, अब वो एक मतलब हर एक की जरूरत बन गई ये चीज। तो ये एक तो अखराजात कुछ इस तरह बढ़े हैं, और फिर टेक्नोलॉजी आई है तो आपके एक्स्ट्रा खर्चे, जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल का बैलेंस हो गया। सन 2000 से पहले तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ना, ये इंटरनेट, वाईफाई, इसका कनेक्शन, तो कुछ तो ये चीजें भी बढ़ी हैं। लेकिन जनरली बात करें तो इस वक्त आटा बहुत महंगा है। उन चीजों से हट के भी अगर वो लोग लग्जरी के आदी नहीं है, तो आटा, फीसें, मेडिसिन, ये जो है ना, ये बेतहाशा महंगी है। अच्छा, अब ये तो मसला है, मसला हम डिस्कस करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन इसका यही, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि हमें स्किल की तरफ जाना पड़ेगा, हमें चीजें सीखनी पड़ेंगी, और इस पर डट कर काम करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस हैं, एक्सपोजर ना होने की वजह से। मिसकॉन्सेप्शंस ये हैं कि यार पाकिस्तान में दुनिया का बेहतरीन फल पैदा होता है, पाकिस्तान में जो टेस्ट है वो कहीं नहीं मिलता। ऐसा नहीं है, ट्रस्ट में। मतलब अगर हम श्रीलंका या कुछ ऐसे कंट्रीज की मिसाल दें जहां आम अच्छा नहीं है या केला अच्छा नहीं है, ट्रस्ट में बाकी दुनिया में अल्लाह ताला ने कोई नाइंसाफी नहीं की, बहुत अच्छे जायके वाली चीजें वो उगा रहे हैं, और वो उगा भी रहे हैं। वो ना सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। दूसरी मिसकॉन्सेप्शन ये है कि हम बहुत स्मार्ट हैं और हम बहुत मेहनती हैं। मेरा जब तक एक्सपोजर नहीं था तो मैं भी यही समझता था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मैंने जितना ट्रैवल किया है बाहर, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैंने बाहर जो स्वीपर देखा है, उसकी पर्सनैलिटी के वो ट्रेट्स मैंने ऑब्जर्व किए हैं जो स्वीपर की जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर होते हैं या उसकी पर्सनैलिटी में होने चाहिए। कोई भी एक इंसान है, मैं ताहिर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं स्वीपर भी हो सकता हूं, मैं डॉक्टर भी हो सकता हूं। हर पर्सनैलिटी के कुछ ना कुछ, हर प्रोफेशन के ना कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं कि वो चीजें आपकी पर्सनैलिटी के अंदर मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि चूंकि आप इस प्रोफेशन में आपको। तो मैंने बाहर जितना लोगों को देखा है, स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों को, तो मैंने उनमें देखा है कि वो इवन स्वीपर्स भी जो है ना, उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स वो हैं जो उनका काम है। तो हमारे यहाँ इस चीज का बड़ा फुकदान है, स्किल नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, हम वैसा बिहेव नहीं करते जैसी पोजीशन पर हम काम करते हैं। ये एक बड़ा मसला है हम पाकिस्तानियों का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हमें अपनी पर्सनैलिटी पर और अपने बच्चों की पर्सनैलिटी पर स्पेशली, मतलब जो बड़े थे उनका तो जो होना था वो हो गया, अब जो अगली यूथ है उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर वो बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। फिर थोड़ा सा एथिक्स का भी मसला है हमें। हमारे पास दीन मौजूद है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे फैमिली में बताया एक बच्चे का कोई वाकया, कि वो 3 साल का बच्चा है, और वो अपनी मम्मा को कहता है कि मम्मा आप ये मुझे क्या पढ़ाती रहती हो, टाइम जाया करती रहती हो, पेपर पर लिख कर दे दो ना, तो मैं यही जाकर वहां एग्जाम में लिख के आ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा भाई आपको किसने बताया ये? तो मेरे साथ वाले लड़के लेके आते हैं। तो हम 3 साल के बच्चे को
हम क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी कम्युलेटिव चीजें हैं जिन्होंने मिलकर हमारा खाना खराब किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उसके साथ साथ उस पर ये कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि एक्सपोजर नहीं है, बाहर के लोगों को देखा नहीं है, तो हम समझते नहीं यार हम तो बहुत अच्छे हैं और हम बहुत ठीक है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और अगर मुकम्मल इस्लाम पर चलना है तो वो मुझे नहीं लगता कि मैं भी चल रहा हूं या कोई भी चल रहा है। इथिक्स, बेसिक इथिक्स जो है ना वो भी, और उसकी ट्रेनिंग, और फिर आगे बच्चों को आप क्या दे रहे हैं उसमें भी मसला है। फिर एजुकेशन सिस्टम में ठीक है हमारा मसला है। तो ओवरऑल देखें ना आप, हम एक ज़रूरी मुल्क हैं, हम ज़रूरी मुल्क हैं, और हमारे यहाँ कमोडिटीज उन मुल्कों से ज्यादा महंगी हैं जो जो उगा भी नहीं सकते कुछ। मैं इसकी मिसाल देता हूं। आपके सऊदीया के अंदर आप जाते हैं, किसी भी होटल पर बैठते हैं, वहां सालन के साथ रोटी फ्री मिलती है होटलों में। क्यों? क्योंकि वहां आटा सस्ता है। आटा क्यों सस्ता है? वो अपनी गंदम खुद ग्रो कर रहे हैं, उस सहरा में वो कर रहे हैं। मैं अभी लास्ट मंथ सऊदीया में था। मैं वहां मक्का, हालांकि मक्का इतना ड्राई हुआ करता था, और मतलब मैं जो फर्स्ट टाइम मक्का गया तो मुझे लगा कि वो, मैंने फिर इसको पढ़ा कि यार ये इतना ड्राई ड्राई क्यों है। तो उसमें मुझे किसी ने कहा कि, मैंने पढ़ा कहीं कि ये अल्लाह ताला की ये एक वजह हो सकती है कि चूंकि वहां पर हरम है और लोगों की इंटेंशन डाइवर्ट ना हो, तो इसलिए सराउंडिंग इतनी ड्राई है। लेकिन इस दफा मैं गया तो मैंने वीडियोस बनाई, वो ग्रीन है मक्का, पूरा ग्रीनरी है। तो बाकी नेशंस ने क्या किया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। क्लाइमेट, उनके जितने चैलेंजेस हैं हम सोच नहीं सकते। वहां 55-60 डिग्री नॉर्मल चीज है। हमारे यहाँ तो जिस दिन 40 से ऊपर टेम्परेचर टप जाता है, कराची में डेथ शुरू हो जाती है। हम आदी नहीं है। फिर हमारे पास लैंड है बहुत ज्यादा। वो मैं सिराजुल हक का एक बयान था जिसमें उन्होंने कुछ बताया, पता नहीं कितने मिलियन एकड़ लैंड है। जी लैंड है, काम कौन करेगा उस पर? कोई नहीं करने को तैयार। ये वजूहत हैं जिनकी वजह से कमोडिटीज क्यों महंगी हुई हैं। अगर आपका किसान मेहनत कर रहा है, आपके लोग मेहनत कर रहे हैं, जमीनों को यूटिलाइज कर रहे हैं, उगा रहे हैं चीजें, आपको पता है ये प्राइसेस कैसे सेट होती हैं? ये प्राइसेस डिमांड और सप्लाई पर सेट होती हैं। टमाटर उगते वक्त खुद नहीं बताता कि मैं 400 रुपए किलो हूं। टमाटर 400 रुपए किलो कब होता है? जब उसकी सप्लाई कम हो। सप्लाई कैसे? ऊपर से अल्लाह ताला ने टमाटर फेंकने नहीं है, आपने उगाने हैं। आपने प्लांटेशन करनी है, आपने काश्त करनी है, आपने पौधा लगाना है, उसकी केयर करनी है, फिर वो, तो आप ये नहीं कर रहे हैं तो टमाटर शॉर्ट है ना, फिर टमाटर इंडिया से आ रहा है। ये प्राइसेस जितनी फ्लक्चुएट होती हैं, इनका डॉलर से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा फ्रूट्स वेजिटेबल्स का काम रहा है दुबई के अंदर, मंडी के अंदर। मैंने खुद वहां रासुल खोर, इनका है एरिया जहां ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बहुत बड़ी मंडी है ये। तो वहां क्या होता था, हम पाकिस्तान से मैं गाजर और मटर लेकर जाता था। तो वहां ये होता था कि जिस दिन अगर 4 कंटेनर आ गए, तो वो गाजर 1.5 किलो की 6 dirham की भी नहीं खरीद रहा। और जिस दिन कोई कंटेनर नहीं है और सिर्फ मैं लेके आया हूं, उस दिन वो 16 dirham रेट होता था। तो जितनी कमोडिटीज है इनमें ये सर्च क्यों हुई है? इस वजह से सर्च हुई है। जिस चीज को हम नहीं एडमिट करेंगे, ये हमारी कमियां, कोताहियां और मेहनत से काम चोरी, और ये चीजें मैं समझता हूं जाती तौर पर। इसमें और भी फैक्टर्स होंगे, खाद बहुत महंगी है, फ्यूल बहुत महंगा है, बिजनेस फिजिबिलिटी उस तरह नहीं बनती। लेकिन मैं अभी लास्ट 3 महीने पहले चाइना में था, जितनी बड़ी आबादी चाइना की है, वहां पर फूड की सप्लाई चेन को मैनेज करना, लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना, ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करना, और फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिलियंस लोगों तक पहुंचाना, वो कितना बड़ा चैलेंज होगा। पाकिस्तान से तो बहुत बड़ा चैलेंज है ना जी। और वहां पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है। आप यकीन करें कि पाकिस्तान से सस्ती सब्जी है चाइना में। सफेद चने पाकिस्तान से सस्ते हैं दुबई में। चावल पाकिस्तान से सस्ता है दुबई में। आप जोड़िया बाजार जाकर जो चावल कराची में खरीदते हैं वो महंगा है। आप लुलू सेंटर जाकर जो चावल उससे अच्छी क्वालिटी का दुबई में खरीदते हैं वो सस्ता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। और फिर अगर आप आ जाए
एनर्जी सेक्टर पर ऑयल एंड गैस क्योंकि मेरी फील्ड है, तो उसमें भी यही मामला है कि गैस नहीं है। गैस क्यों नहीं है? क्योंकि आपके रिजर्वायर डिप्लीट हो चुके हैं, आपने फर्दर एक्सप्लोरेशन नहीं की, आपने ड्रिलिंग नहीं की, आपने जितना वर्क ओवर करना था, जितना इक्विपमेंट चेंज करना था, वो नहीं किया। तो बहरहाल उसका शिकार आम आदमी है, और जो इस वक्त बहुत ज्यादा डेस्परेट है, और उसी वजह से अब बात हो रही है, उसी वजह से लोग सुसाइड। मैंने अब 2-4 दिन, मैं चूंकि इराक में हूं तो ज्यादा मेरा मीडिया मैं नहीं देख पाता, लेकिन मुझे कोई बता रहा था कि कराची में एक पूरी फैमिली ने सुसाइड की है। तो अब मतलब जो हालात हैं उनमें आटा पूरा करना मुश्किल हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम तो मुसलसल प्रॉब्लम्स ही डिस्कस कर रहे हैं, और ये प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें लोग कैसे करें? लोगों को अल्लाह ताला की जात से मदद मांगनी है। मेरे पास तो यही सोल्यूशन है। ये मैं अपनी मेरी जो पर्सनालिटी है, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, मैं तो यही समझता हूँ दिस इज द ओनली वे। और दूसरा, फोकस करना है, अल्लाह ताला से इस चीज का मशवरा लेना है, इस्तिखारा करना है कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे मैं अपने बच्चों का, अपने घर वालों की बुनियादी जरूरियात पूरी कर सकूं, उनके इलाज, मुआवजा और बाकी चीजें कर सकूं। और फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला बताएंगे। और दूसरा ये कि जो भी काम करेंगे वो ईमानदारी से करेंगे, दयानतदारी से करेंगे, तो जरूर उसके अंदर जो है, अब हमारा जो है ना, चूंकि मैं बता रहा हूं कि हमारा जो स्कूल ऑफ थॉट, मैंने जैसे बता दिया 3 साल के बच्चे को हम क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये हमारी कुछ बड़ों की भी गलतियां रही होंगी। अब की जो नस्ल है वो क्या कर रही है? आपको पता है, हमारे यहां से बाहर एक्सपोर्ट होती हैं चीजें, रुक जाती है उनकी एक्सपोर्ट, हम लूज कर जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। क्यों? हम पहली सप्लाई अच्छी बेचते हैं, दूसरी तीसरी सप्लाई में हम ऐसा माल बेचते हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो हुआ क्या, इसमें भी हमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन मिली। जैसे दुबई की मार्केट के अंदर हमारा मीट जाता था, जो कि अब इतना नहीं जाता, और उससे सस्ते पैसों में इंडिया उससे अच्छी क्वालिटी का मीट वहां सप्लाई कर रहा है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम पीछे हुए। तो मेरा जाती ख्याल है उसमें कम्युलेटिव बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन उसमें इंडिविजुअल क्या करे? तो इंडिविजुअल दुआ कर सकता है, अल्लाह ताला से मदद मांग सकता है, बाकी कोई ऐसे हालात नहीं है। दूसरा, स्किल्स के ऊपर काम करें और खुद को इक्विप करें, लाजमी करें। देखिए, 9 से 5 तो आपने ड्यूटी करनी है। अब जो आपका टाइम है ना, 5 से लेके रात 12 बजे तक, वो बेसिकली डिसाइड करेगा कि आपकी सर्वाइवल कितनी बेहतर हो सकती है। तो आपने स्किल सीखने के लिए अपना 9 से 5 की वाली जॉब छोड़नी नहीं है। आपने उसको कंटिन्यू रखते हुए खुद को अपग्रेड और अपडेट करना है। उसकी क्या मिसाल है? उसकी मिसाल ये है कि मैंने जितने भी बिजनेस स्टार्ट किए, सबसे पहली चीज होती थी बिजनेस फिजिबिलिटी बनाना। अच्छा, मैंने बिजनेस फिजिबिलिटी जब भी बनाई तो मैंने उसके लिए बंदे रिक्रूट किए। उन्होंने मुझे डाटा कलेक्ट करके दिया, उन्होंने मार्केट सर्वे किया, उन्होंने प्राइसेस निकाली, रेट्स निकाले, एक्सपेंसेस डाले। अब ये सारे काम चैट जीपीटी और बार्ड करती है। आप उसको दें प्लान, और वो आपको, मतलब आजाद कश्मीर का जो गांव है उसके अंदर जो पोटेंशियल स्पॉट्स हैं जहां आप वो ठिया लगा सकते हैं, वो दुकान खोल सकते हैं, वो कॉम्पिटिटर्स का भी बता देगी। वो आपको इन डेप्थ नॉलेज दे रही है। लेकिन वो जब हमें आएगी तो हम उससे कोई फायदा ले सकेंगे। और अब जितने एग्जिस्टिंग रोल्स हैं, अगर ये खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे तो ये बहुत पीछे रह जाएंगे। और जो फ्रेशर्स हैं उनके बजाय जितने एक्सपीरियंस लोग हैं, मेरा मानना यह है कि ये टेक्नोलॉजी जितनी आ रही है, ये जॉब्स खत्म नहीं करेगी, ना ये लोगों को रिप्लेस करेगी। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जितनी भी है, ये उतना ही काम कर सकती है, उतना ही थॉट प्रोसेस कर सकती है। एज पर स्टडी 30 सेकेंड से कम का ये उतना ही डिसीजन ले सकती है, उससे ज्यादा का डिसीजन नहीं ले सकती। तो इसको ऑपरेट करने के लिए, इसको गाइड करने के लिए बंदा होगा जो करेगा। अब बंदा इक्विप होगा इस नई टेक्नोलॉजी के साथ, अपने ताल्लुकात इस्तवार करेगा, सीखेगा, समझेगा, तो ही वो कुछ करने के। तो जो हमने शाम 5 से लेके रात 9, 10 बजे, 11 बजे तक का टाइम है, उसको स्किल पर लगाना चाहिए, मेरा जाती ख्याल है। और बगैर ये सोचे कि मैं 2 लाख या मैं 10 लाख फौरन से कमाने के काबिल हो जाऊंगा, किसी एक स्किल को पकड़कर उस पर काम करने की जरूरत है, और उसको मास्टर करने की जरूरत है। और उसको ख्याल ये करें कि वो स्किल का आपके जाती दिलचस्पी से बड़ा गहरा ताल्लुक हो, ताकि आपको काम करने में मजा आए, आपको वो जॉब ना लगे, आपका इंटरेस्ट लगे।
दूसरी ये चीज भी हो सकती है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग जॉब है उससे उसका कोई कनेक्शन निकलता हो, ताकि आप फौरी इंप्रूवमेंट अपनी जॉब के अंदर उस टेक्नोलॉजी को सीखने के बाद आप फील भी करें, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े, आपको अच्छी फीडबैक भी मिले। तो मैं जाती तौर पर मैं इस चीज का फैन बिल्कुल नहीं हूं कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी के पीछे इस वक्त, या किसी भी कोर्स के ऊपर, या किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर के पीछे पढ़कर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के और फिर आप देखें कि यार, और फिर 6 महीने बाद आप कहें यार मुझे तो लाख रुपए नहीं मिले और मुझे 2 लाख रुपए नहीं मिले। तो उसमें वही सिस्टमेटिक वे होगा, अप्रोच होगी कि आप जो कर रहे हैं कीप डूइंग इट, और जो आप एक्स्ट्रा टाइम में क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं या फिल्में देख रहे हैं वो ना देखें, वो टाइम नहीं है अब आपके पास। फिर आपने, और बड़ी आसानी है जी, यूट्यूब है और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपके लिए यूनिवर्सिटी है नॉलेज के लिए। तो ये मेरा जवाब है इस चीज के मुतालिक। पता नहीं बात कहां से कहां निकल गई। जी ठीक है, बहुत जबरदस्त आपने काफी ज्यादा चीजें कवर कर दी। मेरे एक क्वेश्चन में आपने बहुत कुछ बता दिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी जिस तरह से बहुत सारे ऐसे हमारे पाकिस्तान में लोग हैं, जैसे आपने बताया कि उन्होंने तालीम जब ली तो वो क्योंकि पेरेंट्स ने जैसे डिसाइड किया था वैसे उन्होंने पढ़ लिया, या पेरेंट्स को भी नहीं पता था, बस वो जो उनके सामने आया और उन्होंने एडमिशन लिया, उन्होंने इंजीनियरिंग कर ली, उन्होंने वो डॉक्टर्स मेडिकल एमबीबीएस कर लिया, लेकिन फिर भी वो सेटल नहीं हो पाए हैं। तो जिस तरह से आपने बताया कि आपने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में की इंजीनियरिंग, और फिर आपने देखा कि नहीं मैं वहां नहीं सेटल हो पा रहा, और आप कहीं और निकल गए। तो बहुत सारे हमारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने मास्टर्स किए हुए, लाइक उर्दू में कर लिया, पॉलिटिकल साइंस में कर लिया, मैथ्स में कर लिया, लेकिन अब वो बिल्कुल फारिग, उन्हें समझ नहीं आ रही है कि ये मास्टर्स तो अब हमारे कहीं काम ही नहीं आ रहा। तो जैसे आपने जो है वो दोबारा से आप उठे और आपने एक और नई फील्ड के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू किया। तो ये तो अब तो पॉसिबल है कि आप कहीं भी बैठे हैं, लाइक मैं अभी इस टाइम पे कश्मीर में बैठी हूँ और आई एम टॉकिंग टू यू इन इराक। बहुत अब तो टेक्नोलॉजी की मदद से तो आप कहीं पे भी किसी से भी बात कर सकते हैं, कोई भी सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, कोई भी स्किल सीख सकते हैं, सब कुछ घर बैठ के कर सकते हैं, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। सो थोड़ा सा उन लोगों को बताइएगा कि जो लोग अब अपनी डिग्रीज लेकर बैठे हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रही, और कुछ तो ऐसे हैं जिनको अपनी डिग्रीज पसंद भी नहीं है, जो उन्होंने फील्ड कर ली हुई है, अब उनको आके पता चला कि नहीं इसमें तो उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो आपने एक ये बात भी की थी कि इंटरेस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो एग्जैक्ट जो है वो उस पे अपने इंटरेस्ट के मुताबिक फोकस होके चल सकें। कुछ ने डिग्रीज कुछ और कर ली, जॉब्स कुछ और कर रहे हैं, अब वो जाना कहीं और चाहते हैं अपने इंटरेस्ट की तरफ। तो बहुत ज्यादा मिक्स हुआ हुआ है सब कुछ, यानी कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा है हमारी यंग जनरेशन में। तो एडल्ट्स को तो अब चेंज किया नहीं जा सकता, वो रिजिडिटी तो हमारे स्टार्ट से है ही। तो ये तो एडल्ट्स हैं, उनको छोड़ के अगर हम जो हमारे यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, कि उनको थोड़ा सा हौसला मिल जाए कि नहीं, इवन अगर वो डिग्रीज गलत भी कर बैठे हैं तो क्या अभी भी उनके पास चांस है कि वो दोबारा अपने आप को उठा सकते हैं और अपनी इंटरेस्ट की फील्ड में जा सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है जी। मैं आपको बताऊं, हमारा जो डिग्री को लेकर परसेप्शन और कॉन्सेप्ट है माइंड में, वो गलत है। बेसिकली उसको ठीक करने की जरूरत है। डिग्री की मिसाल ऐसी है, जिन लोगों ने मेरी तरह पीले स्कूलों से पढ़ा है, तो 9th के अंदर एक प्रैक्टिकल का एग्जाम होता था और एक प्रैक्टिकल जर्नल बनाना होता था। तो वो प्रैक्टिकल जर्नल जिसके पास नहीं होता था वो प्रैक्टिकल नहीं दे पाता था। मुझे नहीं पता आपके यहाँ ये था या नहीं, कराची में इस तरह था कि अगर आपका 9th का प्रैक्टिकल है और उसमें आपने वाइवा देना है या प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म करना है, तो आपके पास वो प्रैक्टिकल जर्नल का होना जरूरी था। वो आपकी अंदर लैब के अंदर दाखिले की जमानत वो प्रैक्टिकल जर्नल था। हालांकि उस जर्नल का कोई लेना देना नहीं था, और हमारे जमाने में भी वो 180-200 रुपए का बना बनाया मिल जाता था किसी भी बुक डिपो से। डिग्री को इतना ही समझें जितना प्रैक्टिकल जर्नल आई। डिग्री किसी भी जगह पर आपको दाखिले के लिए एक पेपर रिक्वायर्ड होता है जो अगलों को यह बताता है कि 16 साल या 14 साल इस बच्चे ने पढ़ा है, ये अपनी नींद कुर्बान करके सुबह 8 बजे उठा है, गया है, डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ टाइम गुजारा है, इसने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, डिफरेंट डेडलाइंस को मीट किया है, और परसिस्टेंसी के साथ 4 साल 2 साल उस टेन्योर के अंदर वो जो भी गिवन एनवायरनमेंट था उसके अंदर उसकी क्या काबिलियत रही है या उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, वो परसेंटेज की सूरत में सामने आ गई है और वो परसेंटेज लेकर आया है। बाकी प्रैक्टिकली मैं बताऊं कि हम जितना काम कर रहे हैं, मैं जितना आज तक कमा रहा हूं, खा रहा हूं या काम कर रहा हूं,
वो मैं उन स्किल्स पर कमा रहा हूं जो गॉड गिफ्टेड है, जो मेरे अल्लाह ने मुझे दी हैं। वो मैंने किसी यूनिवर्सिटी से नहीं सीखी। तो सबसे पहली जो मिसकॉन्सेप्शन है, हम समझते हैं कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है और मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मैंने काम करना है, तो ये मेरा दिमागी खलल है बहुत बड़ा। और इसका असर मैं अब तक बहुत सारे क्लास फेलोज को जानता हूं। मैंने क्यों स्विच की फील्ड? मुझे भाई 6,000 रुपए की ट्रेनिंग की जॉब नहीं मिल रही थी 2013 में, नहीं मिल रही थी। मैंने एक ऑफिस के 40 चक्कर लगाए, मुझे नहीं मिल रही थी। उन्होंने कहा टेलीकॉम में सेक्टर ओवर सैचुरेटेड है, लोग पैसे देके जॉब इंटर्नशिप लेने आते हैं, आपको हम कहां से देंगे? तो मुझे उसी वक्त समझ में आ गया कि यार ये डिग्री बताने के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन घर पे आटा नहीं डालेगी ये डिग्री। तो मैंने फौरन से अल्लाह ताला ने गाइड किया और मैंने डिसीजन लिया और पैसे उधार लिया और मैंने ये निबॉश किया जाकर। ये पैसे मेरे पास नहीं थे, ये 1,20,000 रुपए का होता था उस वक्त, और इतने पैसे मेरे पास नहीं थे। तो आप जिस भी फील्ड में हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपका एमबीए एचआर या एमबीए मार्केटिंग या आपकी सिविल इंजीनियरिंग या आपकी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग आपको मार्केट में लग रहा है कि आपको नहीं एडजस्ट कर पा रही, तो सबसे पहली चीज आपने बड़े धड़ल्ले के साथ ये करनी है कि अपनी फील्ड स्विच करनी है। और आपने ये देखना है कि अवेलेबल अपॉर्चुनिटी क्या है। उस अवेलेबल अपॉर्चुनिटी के अंदर आपने, जब भी किसी जगह आप जाकर काम करते हैं, टेक्निकल चीजें बाद में सीखते हैं। इन्वायरमेंट, कॉर्पोरेट कल्चर, ऑफिस इन्वायरमेंट, लोगों से सोशली इंटरेक्ट कैसे करना है, कनेक्शंस कैसे डेवलप करने, ये चीजें 90% सेम होती हैं हर जगह। 10% आपका काम होता है सिर्फ। कुछ लोग हेल्थ एंड सेफ्टी को देखते हैं, कुछ अकाउंट्स को देखते हैं, कुछ फाइनेंस को देखते हैं, लेकिन कॉमन चीजें क्या है कि सब लोग एक ऑफिस के अंदर मुख्तलिफ लोगों के साथ टीम वर्क कर रहे होते हैं। तो आपने सबसे पहले, अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी फील्ड मेरी तरह ओवर सैचुरेटेड हो चुकी है और अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो आप ये देखें, नीच क्या है कि इस वक्त सोसाइटी में किस चीज पर लोग हाईली पेड है, ये किस चीज में जॉब ज्यादा आ रही है, और उस स्किल के ऊपर काम शुरू करें। और उस स्किल के ऊपर काम करने के साथ साथ उन ऑर्गेनाइजेशंस में जाएं और उनको बताएं कि आप कितने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इस काम में, और आप कितने लो पैकेज पे भी इवन काम करने को तैयार, और आप करें उसको, बजाय इसके कि आप अच्छी अच्छी टिप टॉप किस्म की पीडीएफ सीवियां बनाएं और rosie.pk और लिंक्डइन, और आप कहें जी मैंने 4,000 सीवियां भेजनी है इस महीने में। कुछ नहीं होने वाला। आपको बैठकर रियलाइज करना पड़ेगा कि भाई मैं इस वक्त जॉब मार्केट में जॉब्स नहीं है, और मेरी ये डिग्री है, इस डिग्री में ओवर सैचुरेशन है। तो आपको ये स्मार्ट डिसीजन करना होगा। जितना टाइम मैं जानता हूं अपने कुछ दोस्तों को जिन्होंने 2012 में इंजीनियरिंग की, 2018 तक उनकी पहली जॉब नहीं हुई, वो खराब हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। वो कहीं भी जाकर सेट, अब वो कहीं जाकर ट्रेनिंग लग सकते हैं, नहीं लग सकते। उन्होंने जॉब इस चक्कर में नहीं की कि यार अब मिलेगी तब मिलेगी, और कैसी मिलेगी, बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, हाईली पेड जॉब होगी, पिक एंड ड्रॉप देंगे, गाड़ी देंगे। मतलब हमारे असल में यूनिवर्सिटियों का भी मसला है। यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रीज में इतना बड़ा गैप है कि जो बंदा हमारा उस्ताद मोहतरम हमें पढ़ा रहा होता है, उसे खुद आइडिया नहीं होता कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। वो माइंड मेकिंग करते हैं लोग बच्चों की कि आप जिस दिन पास आउट होंगे, यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर लोग फूल के हार लेके खड़े होंगे और आपके गले में डालेंगे। वो आंखें फटती हैं हैरत के साथ उस वक्त जब आपको इंजीनियरिंग की है, एमबीए की है, एमएस की है, साल गुजर गया और कहीं से कोई ऑफर ही नहीं आ रही। तो एक चीज ये है कि आपने उस डिग्री पर रिलाई नहीं करना, और डिग्री को उतना ही कंसिडर करना है जितना आप प्रैक्टिकल के जर्नल को करते थे। अच्छा, एक सवाल है ताहिर महमूद चौधरी का कि जॉब के साथ कौन से काम किए जा सकते हैं पार्ट टाइम? सर, जॉब के साथ ना आप हर वो काम कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, लेकिन आप ईमानदारी से करें बस। इस वक्त ना पाकिस्तान में इतनी शानदार मार्केट है हर काम के लिए, सिर्फ एक चीज करनी है, वो है ईमानदारी से आपने काम करना। ईमानदारी से काम नहीं होगा। और ये इतनी बड़ी नीश है, ये इतनी बड़ी, मैं समझता हूं कि देखें, एक होता है ब्लू ओशियन और एक होता है रेड ओशियन बिजनेस स्ट्रेटजी। वो अगर एमबीए के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उसमें ब्लू ओशियन ये होता है कि जी आप एक ऐसा काम जो सब कर रहे हैं, रिपीटेटिव टास्क है, मार्केट के अंदर है, तो वो रेड ओशियन है, उसमें बेतहाशा कंपिटिटर्स हैं। ब्लू ओशियन वो काम है कि जो सिलेक्टेड लोग कर रहे हैं, कम लोग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में ईमानदारी से बिजनेस करना ही ब्लू एशियन स्ट्रेटजी है। ट्रस्ट में, आप यूनिक काम कर रहे होंगे क्योंकि आप ईमानदारी से काम कर रहे होंगे।
तो आप कोई भी काम शुरू कर दें जो आपको, और लाजमी करें। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बायोग्राफी पढ़ रहा था, दुनिया के जो टॉप 100 सक्सेसफुल लोग हैं, कामयाब तरीन लोग हैं, तो उनके अंदर एक चीज कॉमन थी कि उनका शाम 5 से लेकर रात 12 बजे तक का टाइम बहुत इफेक्टिव यूटिलाइजेशन थी उसकी, जो हमारी नहीं है। हम चाय के थल्लों पे बैठते हैं जाकर, हम बाहर बैठ के गप्पे मारते हैं, हमने स्नैक्स पे जाना है, हमने पार्टियों पे जाना है, हमने फजूल घूमना है, या टीवी देखना है, या फिल्में देखनी है। आप हर एक बंदा अगर वो देखता है कि मैं कितना एफिशिएंट हूं, तो वो ये देख ले कि मेरे पिछले सालों के अंदर मैं शाम 5 से रात 12 तक क्या कर रहा हूं। अगर वो शाम 5 से रात 12 तक कोई भी काम कर रहा है, अच्छा अब जैसे मैं बताऊं, मैं इस वक्त इराक में हूं और मैं इस वक्त अपनी कंपनी भी रन कर रहा हूं, मैन पावर का काम भी कर रहा हूं, और मैं यहाँ पर एचएससी टीम लीड हूं। एचएससी टीम लीड का काम होता है कि 7 हमारी ड्रिलिंग रिग्स हैं, वहां पर कोई भी छोटे से बड़ा मसला हुआ, उसकी कोई इंसिडेंट हो गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन मैंने करनी है। हमारा ब्रिटिश पेट्रोलियम क्लाइंट है, उनको मैंने फेस करना है, मीटिंग्स के अंदर प्रेजेंटेशंस मैंने देनी है, ये सारे काम मैं कर रहा हूं। इसके साथ साथ पैरेलल शाम 5 से रात 12 तक मैं क्या कर रहा हूं, मैं नियॉम के अंदर मुझे एक मैन पावर का एक और अपकमिंग प्रोजेक्ट है, आ रहा है, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं। तो मेरी जो 5 बजे से रात 12 बजे तक की यूटिलाइजेशन है वो है। एक और चीज मैं उसमें आपके साथ मिलके एक सेफ्टी इंडक्शन की वो मैं वीडियो बना रहा हूं। वो क्या है, वो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो मैं अलग से कर रहा हूं। तो आप बेतहाशा, और उसमें यहाँ पर हम जो वो कर रहे हैं, तो उसमें 7-8 लोग इन्वॉल्व हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, वो अपने अपने फीडबैक्स दे रहे हैं। और तो आप जब इससे निकल आएंगे ना कि यार आपने, आजकल टिकटॉक बहुत ज्यादा है जिसमें हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं, यूट्यूब बहुत ज्यादा है जिसमें हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप 5 से लेकर रात 12 तक का टाइम देख लें कि ये मैंने खुद को देना है, अपने लिए करना है। कौन कौन से काम है, आप अपनी कैपेसिटी में देखें, आपके पास पैसे कितने, फंड्स कितने, आप कौन सा ऐसा काम है जो अच्छा कर सकते हैं और उससे आपको खुशी महसूस होगी करते हुए। पैसों का ना सोचें, पहले खुशी का सोचें कि खुशी महसूस होगी आपके लिए, वो बर्डन या बोझ नहीं होगा। ये नहीं होगा यार मैं किस शिट में पड़ गया हूं, ये वाला नहीं। मतलब ये हो कि मुझे मजा आ रहा है, उसको करना शुरू करें। पैसे अल्लाह ताला खुद देना शुरू कर देंगे, बनते चले जाएंगे उसमें। वो उसमें कोई शर्म आर नहीं होनी चाहिए। आपने बिरयानी लगानी है, आपने चने लगाने हैं, ट्रस्ट मी आप ये भी कर सकते हैं, यू शुड डू इट। मगर बजाय इसके कि आप 5 बजे रिलैक्स होकर बैठ गए और आप लाख रुपए सैलरी कमा रहे हैं और आप समझ रहे हैं ये बहुत है, शाम 5 से 12 तक आप दूसरा काम कर सकते हैं, आप जरूर करें। और वो एक ऐसा बिजनेस होगा जो आप अगली नस्लों को ट्रांसफर करेंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन वो करना ईमानदारी से, जो नहीं हो रहा। तो ये बहुत बड़ा मार्केट का गैप है जो मैंने बताया आपको, और जो ईमानदारी से काम करेगा वो बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। तो फर्दर कोई चीज है तो बताएं। मेरे ख्याल में ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया। का मैंने आपसे टाइम लिया था और वो काफी ज्यादा टाइम हो गया। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इसको वाइंड अप करूंगी। अभी और तो मेरे पास ऑडियंस की तरफ से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपने बड़े अच्छे तरीके से ये बताया कि अपने टाइम को यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मोस्टली हमारा जो पाकिस्तान में जो कल्चर है, फैमिली कल्चर है, या हमारा जो बरादरी सिस्टम्स हैं, या ये जिस तरह के हम लोग उसमें रह रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से हम जो एक्चुअल अपनी खुद को अपग्रेड करने के लिए हमें टाइम ही नहीं मिल रहा। जैसे आपने बताया कि जॉब करने के बाद आप आते हैं और उसके बाद आपको 5 to 12 अपने ऊपर काम करना चाहिए। आपको जो भी आपका शौक है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को जो है वो तैयार करना चाहिए। लेकिन हम जो है वो बहुत ज्यादा और चीजों में फंसे हुए हैं। ये जो माइंड सेट है हमारा। मैं आपकी ना माजरत के साथ, बहुत माजरत, मैं आपकी बात काटूंगा, ये रह ना जाए। देखें, अपने 5 से रात 12 तक के टाइम में आपने 15 से 20 मिनट अपनी माँ और बाप को दबाने के लिए, उनकी मालिश करने के लिए, उनके जिस्म दबाने के लिए लाजमी निकालने। आपने जिम नहीं जाना, तो वो एक्सरसाइज भी होगी आपकी, और वो बहुत जरूरी आइटम है। और इसके अलावा जिस पॉलिटिक्स में हम पड़े होते हैं कि फलाने ने ये कहा और फिर फलाने ने ये कहा और ये क्यों कहा और वो क्यों कहा, और उसमें करके ना हम अच्छे शौहर साबित होते हैं, ना हम अच्छे बेटे साबित होते हैं, ना हम अच्छे बाप साबित होते हैं। तो एक तो उस 5 से रात 12 तक आप किसी को ना देखें, आप सिर्फ अपना काम देखें। और उसमें 15 से 20 मिनट लाजमी वो निकालें कि जिसमें आपके, अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो दोनों के आप तेल लें और उनके सर की मालिश करें, और रोज करें, किसी एक दिन ना करें। उसके हेल्थ बेनिफिट आपके लिए भी हैं। आप जितना हिलते हैं, जो कुछ करते हैं, उसमें आप अच्छी सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं।
तो माजरत मैंने आपकी बात काटी, मैंने कहा ये रह ना जाए। मैं असल में हमारा अभी डिनर टाइम है और मैं फील्ड पर हूँ, तो फिर खाना नहीं मिलता टाइम के बाद। बिल्कुल तो सही। आपके बाद खाना सुबह में जाकर मिलेगा। जी, बिल्कुल आप ज़रूर जाएँ, खाना खाएँ और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आई होप कि एक थोड़ा-सा सबको हौसला मिला होगा कि नहीं यू कैन डू इट, और आप लोग ख़ास तौर पे जो टाइम वेस्ट करने का आपने बताया कि उसको छोड़ें, पॉलिटिक्स और इन चीज़ों से निकलें और सुसाइड और जो उसकी तरफ जाना शुरू हो गए, उससे बेहतर है कि अपने आप को जो है वो डाइवर्ट करें टुवर्ड्स अपग्रेडिंग योरसेल्फ। मैं दो सो चीजें आपको बताऊंगा बहुत क्विकली। दो चीजें हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा चेंज की। एक हदीस है, फमन तलबा फकत वजदा, जिसने तलब की उसने पाया। तो पहले तो अगर आप ये सोचते हैं कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे करूंगा, पैसे कैसे मैनेज होंगे, बहुत बड़ा काम है, तो हदीस सामने है आपके। कुछ भी करना है आपने, इवन एयर ब्लू की कंपनी का मालिक बनना है ना, तो उसके लिए भी आपने सोचना होगा, अल्लाह ताला से मांगना होगा और उसको स्टार्ट करना होगा। तो फमन तलबा फकत वजदा, जिसने तलब की उसने पाया। तलब करनी है और उस पर काम करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक किताब है, मैं कहूंगा कि लाजमी, व्हाट कलर इज योर पैराशूट। ये वो किताब थी। मैं एक जगह जॉब मांगने गया था अपने सीनियर के पास, तो उन्होंने मुझे किताब पकड़ा दी। वापसी में अब मैं अपनी बाइक चला रहा हूँ और उनको कोस रहा हूँ कि यार ये कितना बड़ा आदमी है और मुझे एक किताब दे दी है इसने, ये सही टोपी कराई है। मैंने फेंक दी किताब। उनकी मुझे 2 हफ्ते बाद कॉल आई, कहने लगे ताहिर मैंने तुम्हें किताब दी थी, वो $400 की किताब है, अब मुझे चाहिए होगी, तुमने पढ़ ली है तो वापस कर दो। $400 से मुझे लगा कि यार ये बड़ी महंगी किताब है, इसमें कुछ ना कुछ होगा। उन्होंने पढ़ना शुरू की, तो फिर मेरा ये वाला वर्जन सामने आया कि मैं जब भाड़ में गई, इंजीनियरिंग नहीं मिल रही जॉब, तो ऑल्टरनेट क्या है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ये बुक लाजमी पढ़ें, व्हाट कलर इज योर पैराशूट। अब तो उसके कोई 8 से ज्यादा एडिशन हो गए, कोई भी एडिशन मिल जाता है, इंटरनेट पे मिल जाएगा, उसको पढ़ें। ये जितने सवाल है ना, इन सब के जवाब उस बुक में मौजूद हैं। इन्फ्लेशन है, हार्ड टाइम है, जॉब्स नहीं है, ओवर सैचुरेशन है फील्ड में, क्या करूं कैसे करूं, जॉब हो नहीं रही। व्हाट कलर इज योर पैराशूट विल टेल यू एवरीथिंग एंड विल मेक यू वेरी सक्सेसफुल, ट्रस्ट मी। मैंने वो जब पढ़ी तो उसके बाद से ही मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैंने कहा यार मैं एचएससी में जाना है, मैंने कैटरिंग करनी है, मैंने मैन पावर करनी है, मैंने बाकी फ्रूट बेचना है, सब्जी बेचनी है। तो मैं वो कॉन्सेप्ट वहीं से लिया है, ट्रस्ट मी। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप तो बाकी जितने जो क्वेश्चंस अब आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि सारे जनरली इन्होंने बता दिया है, तो सिर्फ शुरू करने की देर है कि आप शुरू करें, एटलीस्ट स्टार्ट तो करें, उसके बाद खुद ही से रास्ते बन जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। आई होप कि बहुत सारे आंसर्स जो हैं वो मिल गए होंगे मेरी ऑडियंस को। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।